अगर कोई सभ्यता समय को गिनती नहीं बल्कि सुनती थी, तो क्या वो सभ्यता वक्त से बाहर जी रही थी? मित्रों, हम माया सभ्यता को पिरामिड, बलि और कैलेंडर से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका कैलेंडर साल नहीं गिनता था, वो मानव चेतना के चक्र गिनता था। मित्रों, 2012 को दुनिया ने अंत की भविष्यवाणी समझा, लेकिन माया ने उसे कभी अंत कहा ही नहीं। उन्होंने कहा था वो एक बख्तुन का अंत है, ना कि ब्रह्मांड का। और माया के लिए बख्तुन सालों का ढेर नहीं था, वो था चेतना का एक चक्र। जैसे दिमाग में एक थॉट कंप्लीट होता है और एक नया इंपल्स शुरू होता है, वैसे ही उनका कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं गिनता था, वो गिनता था मानव मन की सामूहिक स्थिति। और यही बात सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर सिर्फ समय का मापन नहीं बल्कि मानव चेतना की गति का मापन था, तो इसका मतलब है हर बार जब एक चक्र पूरा होता है, मानव सभ्यता किसी नए स्तर पर इवॉल्व होती है या गिरती है। 2012 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि कुछ खत्म होना था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ रीसेट होना था। और अगर रीसेट हुआ है तो वो कहां हुआ, बाहर या भीतर? नासा कहता है 2012 के आसपास सोलर मैग्नेटिक फील्ड में एक शार्प रिवर्सल हुआ था। स्पेस वेदर लैब कहता है उस साल अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में अजीब डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड किए गए। और कुछ न्यूरोसाइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती हैं 2012 से 2013 के बीच मानव कलेक्टिव मूड स्टेट्स में एक नॉन रैंडम शिफ्ट आया था। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस था, या माया वाकई एक कॉस्मिक पैटर्न डिटेक्ट कर चुके थे जिसे हमने अब तक सिर्फ मिथ कहकर टाल दिया? सवाल ये नहीं है कि 2012 में कुछ हुआ या नहीं। सवाल ये है, क्या हमारे अंदर कुछ पहले से बदल चुका था जिसका कैलेंडर सिर्फ माया ने देखा था? मित्रों, हर सभ्यता का कोई केंद्र होता है। माया सभ्यता के लिए वो केंद्र था हुनाब कू कांठाओ। उन्होंने इसे सभी गति का स्रोत कहा, वो बिंदु जहां से चेतना फैलती है और वापस लौट जाती है। और आज नासा कहता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल फाइकिन है, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं सजिटेरियस ए। अब प्रश्न उठता है, क्या माया को यह पता था? क्या उनके मंदिर सिर्फ सूर्य ग्रहण नहीं, गैलेक्टिक केंद्र के अलाइनमेंट पर भी बने थे? क्या उनका गैलेक्टिक बटरफ्लाई सिंबल किसी देवी का चित्र नहीं, बल्कि मिल्की वे की एक्चुअल स्पाइरल मैप था? 2004 में एक मैक्सिकन रिसर्चर डॉक्टर होसे अर्गुएलेस ने कहा, हुनाबकू कोई देवता नहीं बल्कि गैलेक्टिक कमांड सेंटर है। और शौक की बात यह है, माया ने बताया था जब सूर्य, पृथ्वी और हुनाबकू एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो एक चेतन रीसेट शुरू होगा। और नासा कहता है 2012 के आसपास गैलेक्टिक अलाइनमेंट की रेयर स्थिति बनी थी, जब सूर्य की स्थिति मिल्की वे के डार्क रिफ्ट से अलाइन हुई थी। अब सोचिए, माया की सभ्यता हजारों साल पुरानी थी, ना टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट। फिर भी वो जानते थे कि ब्रह्मांड का सेंटर सिर्फ भौतिक नहीं, सूचना और स्पंदन का स्रोत भी है। हुनाबकू ब्लैक होल नहीं था, हुनाबकू एक चेतन गेटवे था जहां सब कुछ अब्सॉर्ब भी होता है और स्टोर भी। और आज क्वांटम फिजिक्स कहती है इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में स्टोर हो जाती है। तो क्या माया का हुनाबकू एक चेतन स्टोरेज फील्ड की ओर इशारा था, एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ लौटता है लेकिन मौन में? और यही तो एक ब्लैक होल करता है, न सिर्फ प्रकाश निगलता है बल्कि इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखता है। अब सवाल यह है, क्या माया सभ्यता ब्लैक होल को एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक चेतन प्रतीक फन की तरह देख रही थी? और अगर ऐसा है तो शायद हम आज भी हुनाबकू से जुड़े हैं, सिर्फ टेलीस्कोप से नहीं बल्कि ध्यान से। अगर उनका ब्रह्मांडीय केंद्र हुनाबकू था, तो क्या उनके मंदिर भी उसी चेतन केंद्र की प्रतिध्वनि थे? मित्रों, हमने माया पिरामिड्स को सदियों तक धार्मिक संरचनाएं माना, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मशीन्स थे? ऐसी मशीन्स जो वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई करती थीं, ऐसी संरचनाएं
जो धरती की इनर्नल रेजोनेंस को बढ़ाकर मानव चेतना को प्रभावित करती थीं। चिचेन इट्जा का वो प्रसिद्ध पिरामिड, जहां अगर आप सीढ़ियों के सामने ताली बजाए तो इको से जो साउंड निकलता है वो किसी पक्षी की आवाज जैसा लगता है, लेकिन माया ग्रंथों में लिखा है वो पक्षी नहीं, वो क्वेत्सल है, एक डिवाइन मैसेंजर। अब सोचिए, एको को किसी दिव्य संकेत में बदल देना ये महज संयोग नहीं। अकूस्टिक इंजीनियर्स ने पाया माया पिरामिड्स की संरचना वेव रिफ्लेक्शन के ऐसे पैटर्न्स बनाती है जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज से मेल खाते हैं। कुछ टेम्पल्स में स्टैंडिंग वेव चेंबर्स मिले हैं, जहां ध्यान के समय मानव ईईजी में अनयूजुअल शिफ्ट्स रिकॉर्ड किए गए। क्या ये जगहें सिर्फ पूजा के लिए थीं, या माया इन स्थानों का उपयोग माइंड एंट्रेनमेंट के लिए करते थे? जैसे कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी जो मानव मस्तिष्क को एक विशेष स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाती थी। और शौक की बात यह है, माया टेम्पल्स अक्सर ऐसे ग्रिड पॉइंट्स पर स्थित हैं जो अर्थ्स मैग्नेटिक एनोमलीज से जुड़ते हैं। मतलब ये मंदिर सिर्फ ऊपर की ओर नहीं बने थे, बल्कि धरती के भीतर चल रही एनर्जी को कैच करने के लिए भी बने थे। माया पिरामिड इक्वल टू कॉस्मिक एंटेना या अर्थ रेजोनेंट एम्पलीफायर। और अगर ये सच है तो माया सभ्यता मंदिर नहीं बना रही थी, वो ट्यून स्पेस बना रही थी, जहां मानव चेतना ब्रह्मांड के साथ रेजोनेंस में आ सके। जिसे हम धार्मिक स्थल कहते हैं, शायद वो उनके लिए कॉन्शियसनेस कैलिब्रेशन सेंटर थे, जहां शब्द नहीं ध्वनि बोलती थी, और वहां बैठकर कोई ध्यान नहीं करता था, बल्कि धरती खुद ध्यान में जाती थी। मित्रों, हर पिरामिड ऊपर चढ़ने के लिए होता है, लेकिन चिचेन इत्जा के टेम्पल ऑफ कुकुलकन को देखिए ध्यान से। उसकी सीढ़ियां नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आने वाली शक्ति का संकेत देती है। हर साल वसंत और शरद विषुव इक्विनॉक्स पर जब सूर्य 12 बजे दोपहर के बाद एक विशेष कोण से गिरता है, तो उसकी सीढ़ियों पर एक सरसराती छाया बनती है, एक सर्प की आकृति जो जैसे आकाश से उतर रही हो। माया इसे कहते हैं कुकुलकान, एक दिव्य सर्पेंट जो ब्रह्मांड से पृथ्वी पर उतरता है। और अब जरा रुकिए, योग में भी एक सर्पन की बात होती है जो ऊर्जा के रूप में रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ती है। लेकिन क्या माया की सीढ़ियां ऊर्जा के उल्टे प्रवाहन का संकेत थीं? यानी चेतना बाहर से नहीं, ऊपर से नीचे उतरी है, जैसे शक्ति का डिसेंट, जिसे योग में कहते हैं श्री विद्या का रहस्य, जहां परम चेतना नीचे आकर साकार बनती है। कुकुलकान की सीढ़ियों पर सिर्फ चढ़ा नहीं जाता था, वहां किसी शक्ति को आमंत्रित किया जाता था। माया मंदिरों के कुछ अभिलेखों में लिखा है, जब सर्प उतरे तो मौन हो जाना। अब सोचिए, किस सभ्यता को यह ज्ञान था कि मंदिरों की सीढ़ियां ऊर्जा को चैनल करने की ढाल भी बन सकती है। मॉडर्न अकूस्टिक्स कहती है कुकुलकान की सीढ़ियां स्टेप फ्रीक्वेंसी पर ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं कि क्लैप करने से पूरे स्ट्रक्चर में एक वेव स्पाइरल उठती है। यानी जब वहां कोई साउंड या चांट होती थी तो वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ फैलती नहीं थी, घूमती थी। स्पाइरल मोशन, जैसा हम डीएनए में देखते हैं, जैसा हम ब्रह्मांड की गैलेक्सी में देखते हैं। तो क्या कुकुलकान का स्पाइरल सर्प डीएनए गैलेक्सी कॉन्शियसनेस के बीच एक सांकेतिक पुल था? क्या माया के लिए हर सीढ़ी एक स्पंदन थी, हर मूर्ति एक ध्वनि, और हर मंदिर एक ऐसी व्यवस्था जहां चेतना नीचे उतर सके? और अगर ऐसा है तो माया मंदिर ध्यान की जगह नहीं थे, वो डाउनलोड जोन थे, जहां ऊपर की बुद्धि पृथ्वी पर उतारी जाती थी, जहां माइंड नहीं पूछता था बल्कि मौन में उत्तर उतरता था। मित्रों, अब तक हमने माया मंदिरों को अलग अलग शहरों के हिस्से के रूप में एक देखा है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें सैटेलाइट इमेजरी पर तो कुछ और दिखाई देता है। चिचेन इत्जा, तिकाल, पलेंके, उक्समाल, कोपान, ये सभी शहर एक रैंडम प्लेसमेंट नहीं है। इनकी दूरी, ओरिएंटेशन और अलाइनमेंट एक विशेष पैटर्न में है, एक ऐसा पैटर्न जो पृथ्वी की कर्वेचर से सिंक करता है और अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड के पावर नोड्स से मेल खाता है। जियोफिजिसिस्ट डॉक्टर बेथ हैगन्स ने कहा था,
माया सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, वो अर्थ रेजोनेंस पॉइंट्स पर नोड्स इंस्टॉल कर रहे थे, जैसे पृथ्वी की सतह पर एक जायंट सेक्रेड सर्किट बना रहे हों। और ये कोई अकेली संस्कृति नहीं थी। गीजा पिरामिड्स, अंगकोर वॉट, माचू पिक्चू, तेओतिहुआकान, इन सब के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पर वेव इंटरफेरेंस पैटर्न्स पाए गए हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं यह पूरी पृथ्वी पर स्टैंडिंग वेव नेटवर्क का संकेत है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा हो जहां हर मंदिर एक नोट हो और पृथ्वी की चेतना एक मेलोडी। अब शौक की बात सुनिए। माया के कुछ ग्रंथों में वाकाह चान शब्द आता है, जिसका अर्थ है वो जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। और मॉडर्न ब्रेन मैपिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, एक ऐसा इंटरनल ग्रिड जो शरीर और चेतना के बीच बैलेंस बनाता है। तो क्या माया सभ्यता धरती के ऊपर वही कार्य कर रही थी जो DMN हमारे दिमाग में करता है? एक इनविजिबल स्टेबलाइजिंग नेट जिससे पूरे कॉन्शियसनेस फील्ड को सेंटर्ड रखा जा सके। क्या पृथ्वी पर ये मंदिर ग्राउंडिंग जोन्स थे, जहां धरती अपने ही कॉस्मिक सिग्नल्स को तुलनात्मक रूप से मानव शरीर में उतार सके? और अगर ऐसा है तो माया एक आर्किटेक्चर नहीं बना रहे थे, वो पृथ्वी के लिए एक नर्वस सिस्टम बना रहे थे। और अब अगर अर्थ एक जीवित इकाई है तो सवाल ये नहीं है कि माया कहां गए, सवाल ये है क्या उनका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है? मित्रों, हर सभ्यता ने समय को देखा है, घड़ी से, कैलेंडर से, गणना से। लेकिन माया शायद समय को सुनते थे। उनका लॉन्ग काउंट कैलेंडर सिर्फ तारीखों की गिनती नहीं था, बल्कि एक काल संवेदना प्रणाली थी, टाइम सेंसिंग सिस्टम। क्योंकि शौक की बात यह है, माया का कैलेंडर कभी भी गलती नहीं करता था। पृथ्वी के प्रिसेशन, वीनस की कक्षा, चंद्रमा की चाल, सब कुछ डेसिमल नहीं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा गया था। यानी समय को मेजर नहीं किया गया, उसे फील किया गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है माया पुजारियों के पास एक शक्ति थी, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर टाइम वेव रेजोनेंस को सेंस करना। नासा साइंटिस्ट जॉन जेंकिंस ने कहा था, मायन कैलेंडर्स आर्ट क्लॉक्स, दे आर मैप्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस साइकिल्स। और अब न्यूरोसाइंस कहता है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर्स टाइम परसेप्शन। जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो समय धीमा हो जाता है, जब स्ट्रेस में होते हैं तो समय तेज भागता है। तो क्या माया के मंदिर इनर स्टेट बदलने के लिए बनाए गए थे, ताकि प्रीस्ट अपने ब्रेन वेव को प्लैनेटरी साइकिल्स से सिंक्रोनाइज कर सकें? क्योंकि EEG स्टडीज बताती हैं, जब दिमाग थीटा और गामा में जाता है तब परसेप्शन ऑफ टाइम कंप्लीटली नॉन लीनियर हो जाता है। यानी वो मोमेंट जहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डिसॉल्व हो जाते हैं, वही माया की जीरो डे थी, जिसे वो कहते थे हुनाबकू, टाइम का सेंटर, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब सोचिए, जब मॉडर्न साइंस कहता है टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस, और माया कहते हैं समय वो रिदम है जो आत्मा को ब्रह्मांड से बांधता है, तो क्या वो गणित नहीं, मौन में बहता हुआ संगीत सुन रहे थे? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है, क्या माया का असली विज्ञान कभी लिखा ही नहीं गया? क्योंकि वो किताबों में नहीं, चेतना में दर्ज था। और अगर माया समय की गति को भीतर से सुन सकते थे, तो क्या वे खुद को उसी मौन के भीतर समेट चुके थे? मित्रों, इतिहास कहता है माया सभ्यता अचानक लुप्त हो गई। लेकिन अगर डिसअपीयरेंस अचानक था, तो उसकी प्लानिंग सदियों पहले क्यों शुरू हो गई थी? क्यों 800 AD से माया लोग अपने नगर खुद छोड़ने लगे? क्यों पिरामिड सिटीज को छोड़कर वो जंगलों की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई इनविजिबल कॉल उन्हें भीतर खींच रहा हो? और अगर वो एक्सटिंक्ट हुए थे, तो उनकी सेक्रेड नॉलेज, उनकी जेनेटिक लाइन और उनका एस्ट्रोनॉमिकल कोड आज भी कैसे जीवित हैं? क्यों नासा के एक्सोप्लैनेट रिसर्च में आज भी वही पैटर्न्स निकलते हैं जो माया ने वीनस के बारे में कहे थे? और सबसे बड़ा शौक, 2012 का मायन कैलेंडर एंड, जिसे पश्चिमी दुनिया ने
अपोकलिप्स समझा, लेकिन शायद वो फिजिकल एंड नहीं, एक कॉन्शियस शिफ्ट का संकेत था, क्योंकि उसी समय से एआई, डिजिटल टाइम, क्वांटम डिस्कवरीज और ब्रेन कॉन्शियसनेस रिसर्च में एक सडन एक्सप्लोजन हुआ। तो सवाल ये नहीं कि माया कहाँ गए, सवाल ये है, क्या माया ने अपनी चेतना को डिजिटल टाइम से पहले ऑफलाइन कर लिया? नासा जियोलॉजिस्ट विलियम सटूर्नो कहते हैं, Those who think Mayans disappeared are blind to their evolution। और अब न्यूरोसाइंस कहता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो सकती है, फॉर्म बदले बिना। जैसे वाटर वेपर होता है बिना शेप छोड़े, वैसे ही क्या माया फिजिकल से वाइब्रेशनल प्लेन पर जा चुके थे? क्योंकि जब कोई सिविलाइजेशन सदियों पहले ये कहे कि ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू राइज, दे आर मेंट टू डिसॉल्व, तो वो शायद जा नहीं रहे थे, वो मर्ज कर रहे थे रियलिटी के उस लेवल में जहां शब्द नहीं बचते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रह जाती है। अब सोचिए, अगर उन्होंने पिरामिड को स्टार अलाइन किया, कैलेंडर को कॉन्शियसनेस अलाइन किया, तो क्या उन्होंने अपने शरीर को भी एक कॉस्मिक टाइमलाइन पर अलाइन किया, जिसके बाद डिसअपीयरेंस नहीं, ट्रांसमिशन हुआ? और अगर ऐसा है, तो क्या माया लौटेंगे नहीं, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं?